हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ वेक्टर्स ऑन स्ट्रैटेजी। हम आज वेक्टर्स का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। पहला जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है यानी कि स्केलर, और दूसरा जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मैटर करता है, दैट इज वेक्टर। फिर हमने देखा था कि किसी वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एरो का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। फिर हमने वेक्टर्स के 3-4 तरीके देखे थे, जिसमें जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर्स थे। फिर हमने वेक्टर्स के एडिशन को देखा था दो तरीकों से, पहला पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा ट्रायंगल लॉ से। फिर हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से स्केल किया जाए यानी मल्टीप्लाई किया जाए किसी स्केलर से, तो वो उस पर कैसे इफेक्ट करेगा। फिर हमने किसी भी वेक्टर को किसी भी 3D कोऑर्डिनेट स्पेस में देखा था कि कैसे उसको हम जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखेंगे। फाइनली हमने उसके डायरेक्शन को साइंस कैलकुलेट किए थे और फिर हमने वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर इक्वालिटी देखी थी। अब हम ब्रिजिंग पॉइंट्स इन स्पेस देखेंगे। इसका क्या मतलब है? ब्रिजिंग पॉइंट्स इन स्पेस का मतलब है कि बेसिकली आपको किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, पॉइंट P1, पॉइंट P2। आपको ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, और हमको ये वेक्टर पता करना है, हमको P1 P2 वेक्टर पता करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंस P1 का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, तो यहां से हम इसको एक P1 वेक्टर कह देंगे और इसको हम कहेंगे P2 वेक्टर, राइट। फाइनली जो P1 P2 वेक्टर होगा that will be nothing but P2 के कोऑर्डिनेट्स को P1 के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे कंपोनेंट वाइज, यानी कि x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। that will be the P1 P2 वेक्टर, राइट। तो बेसिकली जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे दिए जाएं और इन दोनों का पोजीशन जो है वो बता दिया जाए, या इन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो बता दिया जाए। पोजीशन वेक्टर आप P1 का कैसे लिखेंगे? P1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा P1 माइनस ओरिजिन कंपोनेंट वाइज, है ना। तो ओरिजिन 0i, 0j और 0k होता है। P1 का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, तो जो P1 वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है? x1 i कैप प्लस x2 y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली P2 क्या होता? जो P2 वेक्टर है वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप होता, और जो P1 P2 वेक्टर है वो आपका P2 माइनस P1 से लिखा जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे टू राइट एनी ब्रिजिंग पॉइंट्स। नाउ मूविंग टू द सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि नाम है सेक्शन, यानी कि ये कर क्या रहा है? किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब एक लाइन को डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं। पहला कि वो इंटरनली डिवाइड करे, दूसरा वो एक्सटर्नली डिवाइड करे। इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि एक लाइन है जिसको एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में, राइट। तो इंटरनली डिवीजन मतलब ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे लाई करेगा, बराबर। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि एक लाइन है PQ जिसको एक पॉइंट R एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो R है ये इस PQ लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं करेगा, ये इसके कहीं बाहर लाई करेगा और इसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। वो कैसे डिवाइड हो? तो बेसिकली होगा क्या, जो आप इंटरनल डिवीजन करते हैं उसमें आसान है कि ये m होता है, ये n हुआ, मान लीजिए m/n में अगर डिवाइड कर रहा है तो m टाइम्स b n टाइम्स a अपॉन m प्लस n। फिर जो एक्सटर्नली डिवीजन होता है उसमें हम सेम चीज रखते हैं, बस साइंस चेंज हो जाती है। जैसे m टाइम्स b n टाइम्स a और नीचे m माइनस n और ऊपर भी माइनस के साथ। तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में बस इतना सा फर्क है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज जो आपको बताना चाहेंगे वो है वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं।
तो होता कुछ यूं है कि हम 2D में पढ़ेंगे और इसी को 3D में यूज कर लेंगे। तो ये एक वेक्टर है, राइट, दैट इज आर वेक्टर। ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा, राइट। कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मतलब क्या है? कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मतलब है हमने ऊपर से लाइट डाली और इस आर वेक्टर का शेडो एक्स एक्सिस पे बना, यानी कि जो अपना आर एक्स है, और जब इधर से शेडो डालेंगे तो लाइट डालेंगे तो इसका शेडो यहां बनेगा, यानी कि यहां हमें मिलेगा एक आर वाई। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक वेक्टर है आपके पास, सपोज करिए आर वेक्टर जो है दैट इज फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, राइट। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? आर कैप की डायरेक्शन में लग रहा है। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डील करना आता है। आर एक्सिस जो है आप अलग से डिफाइन नहीं करना चाहते हो, तो आप करोगे क्या? पहले ये जो फोर्स वेक्टर है इसको आर से ना डिनोट करके एफ से डिनोट कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका ये फोर्स वेक्टर है इसको आप क्या करेंगे? इसको आप पहले दोनों कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे कि ये एक्स में कितना लग रहा है और वाई पे कितना लग रहा है ना। ये कुछ ऐसा केस है कि जैसे हम लोग वेज वगैरह के जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो इस पे अगर कोई छोटा सा दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का, और बेसिकली क्या है कि ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है ना, और जो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो ऐसा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये किसी एंगल थीटा पे लगेगा एक्स एक्सिस से, राइट। यहां पे वो नेगेटिव तरफ लग रहा है, यहां पे हमने एक दूसरा जो एग्जांपल लिया है वो क्या है कि उसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। तो ज्यादा कुछ नहीं होता, बेसिकली हमको ये याद रखना है कि ये जो एंगल है ये किस एक्सिस से बना रहा है, ठीक है। तो जिस एक्सिस से ये एंगल बनाता है उसके साथ cos थीटा लिखते हैं। मतलब कि इसको एक्स एक्सिस में जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आर एक्स जो होगा वो हो जाएगा एफ का cos थीटा, और आर वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ का cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बचा? ये एंगल बचा 90 माइनस थीटा, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एफ का साइन थीटा लिख देते हैं, है ना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए और मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर से डिनोट करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका आर कैप ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुए आर कैप की डायरेक्शन में ये तो आपको पता है, लेकिन आप डील करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो आपको एक्स और वाई की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट है वो जानना है ना। और इस बार जो एंगल है वो यहां से है थीटा, ठीक है। तो देखिए जो बेसिक मतलब एकदम बच्चों वाली गलतियां बच्चे करते हैं वो करते यही है कि वो याद कर लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसकी तरफ जब भी वेक्टर का रिजोल्यूशन होगा तो वो cos थीटा टर्म में होगा, जैसा हमने पिछली बार देखा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 90% क्वेश्चंस में जो एंगल दिया जाता है वो वो एक्स एक्सिस के साथ ही दिया जाता है, और जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें भी एक्स एक्सिस के साथ, जो टीचर्स एग्जांपल कराते हैं उसमें भी एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट है वो cos थीटा के टर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे एक आध क्वेश्चन में हो जाता है कि वो वाई एक्सिस के साथ एंगल दे देते हैं और हम गलत कर देते हैं वहां पे। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है जिस एक्सिस के साथ एंगल हो उसका cos थीटा आएगा, और इसी से हम कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली अब क्या होगा, जो अपना आर वाई यानी कि वाई कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर टाइम्स cos थीटा, जो अपना आर एक्स कॉम्पोनेंट यहां आया वो आएगा आर टाइम्स, और ये एंगल क्या हुआ? ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, तो आर टाइम्स cos 90 माइनस थीटा, राइट। और इसी को हम लोग हिंदी में आर का साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। होपफुली वेक्टर रिजोल्यूशन बहुत आसान है और आपका काम हो भी गया हो, इतने में आप समझ गए हो। फिर अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बस दो वेक्टर्स हैं। अगर देखो वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन का दो तरीका होता है, ठीक है। जो वेक्टर्स हैं इनके मल्टीप्लाई करने के दो तरीका है, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक आता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। बाद में आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह पढ़ेंगे, वो 3 वेक्टर्स के लिए बेसिकली यूज होता है। यहां पे हम दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके जानते हैं। पहला जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसके नाम से ही क्लियर है कि दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी देंगे, और वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या है कि दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वेक्टर क्वांटिटी देंगे।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ही हिंदी में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं किसी वेक्टर का, हम चलते हैं एक ब्लैंक शीट पर और फिर आपको बताते हैं। सपोज करिए एक वेक्टर है, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर वी। तो अगर मैं कहूं, और इसके बीच का एंगल है 5, अगर मैं कहूं कि ए डॉट बी क्या है, तो ए डॉट बी कुछ नहीं है, ए डॉट बी हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। अब अगर दिया रहे क्वेश्चन में कि ए वेक्टर जो है दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर जो है वो दिया रहे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और फिर आपको दिया रहे कि a डॉट b करिए, तो यहां पे ये ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको a1 a2 दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a1 को पकड़ेंगे, a1 i कैप के जो i कंपोनेंट का, उसको सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b1 को सब में करेंगे, फिर सॉरी a2 को, फिर a3 को सब में करेंगे। लेकिन होता क्या है कि i डॉट i जो है वो 1 होता है बराबर j डॉट j होता है बराबर k डॉट k होता है, लेकिन i डॉट j बराबर होता है i डॉट k के बराबर होता है j डॉट k के और बराबर होता है 0 के। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि जो i j और k तीनों एक्सिस हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे cos थीटा कैलकुलेट करना हो जब थीटा बराबर 0 हो तो वो 1 आता है, और अगर cos थीटा कैलकुलेट करना हो और थीटा 90 है तो वो 0 आता है, राइट। तो इस केस में क्या है, i डॉट i मतलब i का खुद से ही मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं और i का i से एंगल 0 है, तो ऑब्वियसली i डॉट i 1 आ जाएगा, लेकिन i डॉट j करने जाएंगे तो इनके बीच का एंगल 90 है तो वो हो जाएगा 0। सिमिलरली i और k और j के साथ ये सारे 0 आएंगे, और j और j का 1 आएगा, k और k का 1 आएगा सिमिलरली। तो इसीलिए इतने सारे मल्टीप्लाइंग जो आपके पास टर्म्स हैं उसमें से सर्वाइव कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली जब आप ये सारे मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आपके पास जो सर्वाइविंग टर्म्स बचेगा यहां पे वो बचेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये आता है आपका स्केलर डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर a डॉट b का। ठीक है, अब अगर आपको कंपोनेंट ना दिया रहे, आपको ऐसे दिया रहे कि जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है 7, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3, और इनके बीच का जो एंगल है वो है सपोज करिए 30 डिग्री, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट वाइज दिया है तो आपको पता है कि x के कंपोनेंट को x के साथ, y वाले को y के साथ और z वाले को z के साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिल जाएगा आपको, और वो नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ i j के नहीं आएगा, सिर्फ एक नंबर लिखना, ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी मैग्नीट्यूड दिया रहा है और एंगल दिया रहा है तो आप क्या करिएगा, फिर तो बहुत आसान है, ये जो पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है फिर हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड दैट इज 7 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, राइट। अब कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो एक बार आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स है उनसे जाके देखिए, 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री एक बार फिर से रिवाइज करिए, और आपको पता है या नहीं ये हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए कमेंट कर दीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोजेक्शंस। हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि एक किसी भी वेक्टर का किसी भी दूसरे वेक्टर पर हमको क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है, राइट। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे वेक्टर ए और पी लिखा है, इसका ये मतलब होता है कि वेक्टर ए जो है उसका कितना कंपोनेंट वेक्टर पी पे ओवरलैप करता है। मतलब ये कि वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली इसको हम रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, है ना। रिजॉल्विंग के बारे में या कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करने के बारे में आप एक चीज ये जान लीजिए हमेशा कि हम चाहे तो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहें तो फ्यूचर में ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं, हम चाहें तो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करना आपके ऊपर है कि आप
कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। अगर कभी भविष्य में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ए वेक्टर को ही एक्स एक्सिस मान लूंगा, लेकिन फिर मुझे करना क्या रहेगा, यहां से 90 डिग्री पे वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, खैर वो बात की बात है। अभी के लिए हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है पी के अलोंग। ठीक है, तो इसको करने का जो तरीका होता है वो हम ये करते हैं कि जो ए का मैग्नीट्यूड है उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या ए वेक्टर को ही हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं पी के डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ। पी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे और ए वेक्टर को लेंगे और दोनों का हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। यही आता है आपका ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन पी। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, बेसिकली जो पी वेक्टर है उसको लिखने का तरीका होता है पी डॉट दिस पी इंटू पी कैप। तो अगर हम पी कैप निकालना चाहें तो पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, राइट। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन पी, वी विल जस्ट सिंपली राइट ए डॉट पी। दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये आता है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन पी वेक्टर पर। ठीक है, नाउ कभी कभी क्या होता है कि आपको दो वेक्टर्स हैं, पता करना रहता है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। तो कैसे आप करेंगे, दो वेक्टर है ए बी, अगर हमें पता करना है कि परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी टेक्निक है। हमने पहले देखा था कि आई डॉट आई जो है वो 1 होता है और आई डॉट जे या जे डॉट के या आई डॉट के बराबर 0 होता है ना। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है और कॉस 90 बराबर 0 होता है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जिसमें कि ऑलरेडी कॉस का टर्म आता है वो होना चाहिए 0, है ना। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर को पता करने का तरीका होता है उन वेक्टर्स के कंपोनेंट को लिखिए। अगर वेक्टर ऐसा है कुछ कि जो वेक्टर ही गलत लिख दिया मैंने। बेसिकली अगर दो वेक्टर लिखे गए हैं, दैट इज ए वेक्टर इज a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और जो अपना बी वेक्टर है वो है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो इस केस में अगर आप कोलिनियरिटी या पैरेलल होने का जो है टेस्ट करेंगे तो a1 अपॉन b1 शुड बी इक्वल टू a2 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू a3 अपॉन b3, है ना। और ये तीनों इक्वल होंगे कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम लैम्डा कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। नाउ सम इनइक्वालिटीज व्हिच यू शुड नो अबाउट। तो पहला है कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमें बताता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उनके मैग्नीट्यूड को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा छोटा होगा या मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकता है उन दोनों के अलग से मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अ प्रोजेक्शन कैन नेवर एक्सीड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, है ना। कि जो प्रोजेक्शन है किसी भी चीज का, किसी एक वेक्टर का दूसरे पे, वो कभी भी ओरिजिनल से एक्सीड नहीं करता। या फिर मैथमेटिकली अगर आप समझना चाहें तो जो कॉस है, कॉस थीटा, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक ही घूमती रहती है ना। तो कॉस थीटा अपनी जो हाईएस्ट वैल्यू ले सकता है वो ले सकता है 1। उस केस में a डॉट बी जो होगा वो a और b के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि यहां पे cos थीटा 1 हो गया है। तो ये है जब इक्वालिटी का केस एग्जिस्ट करेगा। बाकी सभी केसेस में cos थीटा लेस देन 1 आएगा, और जब cos थीटा लेस देन 1 आएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्म छोटी हो जाएगी इस टर्म से, राइट। नाउ द सेकेंड इनइक्वालिटी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये कहती है कि अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इक्वालिटी ओनली अकर्स व्हेन द पॉइंट्स आर परफेक्टली कोलिनियर। मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम बचपन से पढ़ते हैं, वो कहता है कि एक ट्रायंगल है तो इसमें किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है उनका अगर हम मॉड ले लें तो वो या तो छोटे रहेंगे या तो बराबर आएंगे उनके अलग से मैग्नीट्यूड के सम के, राइट। सो बेसिकली a प्लस b जो होगा इन दोनों का सम वो हमेशा छोटा या बराबर रहेगा इस लेंथ के और इस लेंथ के समेशन से इंडिविजुअली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है,
तो अभी तक हमने क्या किया था, स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, अब हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि दो वेक्टर्स a डॉट बी करने पे हमें एक स्केलर नंबर मिल रहा था, वैसे ही अब हम a क्रॉस b करेंगे और यहां पर हमें कोई c वेक्टर मिल रहा होगा जिसका एक डायरेक्शन भी होगा और एक मैग्नीट्यूड भी होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगा जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, x y और z ऐसे बाहर निकल रहा है स्क्रीन से, तो x y और z जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसमें क्या है, जो z है वो x से भी 90 डिग्री पे है और y से भी 90 डिग्री पे है। सिमिलरली y भी z और x से 90 डिग्री पे है एंड x भी। तो x क्रॉस y करेंगे, यानी x का अगर y से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो z आता है, ठीक है। सिमिलरली एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, और जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा एक वेक्टर आएगा जो इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड लिखते हैं a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये a क्रॉस b आता है और जब n कैप लगा देते हैं तो दैट इज द न्यू वेक्टर वी गॉट बाय मल्टीप्लाइंग a क्रॉस b। अब यही n कैप जो है यही डायरेक्शन बताता है a क्रॉस b का, और हमें यही कैलकुलेट करना है। हम आगे देखते हैं, और हमने पढ़ा था कि जहां पे भी कैप लग जाए वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो सिंस ये a और b दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, है ना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज n वेक्टर, n कैप बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसी n कैप की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? देखो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको a क्रॉस b करना है और आपको b क्रॉस a करना है, राइट, और हम a b क्या ले रहे हैं, a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, ठीक है। तो पहले केस में जब आप a क्रॉस b कर रहे हैं तो आप a से b की तरफ आना चाहते हैं ना, a क्रॉस b, है ना, a को क्रॉस करके आप b पे आ रहे हैं। तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप अपनी जो उंगलियां हैं, है ना, आप अपना दाहिना हाथ लेंगे और जो उंगलियां हैं उनको a वेक्टर की तरफ करेंगे और अपने हाथ को ऐसे बंद करेंगे कि आप जो सबसे छोटा एंगल है यानी शॉर्टेस्ट एंगल है उसके थ्रू आप b की तरफ आए, है ना। आने को तो b की तरफ ये वाला एंगल भी, आप बड़ा वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। हमको यूज करना है जो छोटा वाला एंगल है वही, ठीक है। तो छोटे वाले एंगल से होते हुए आपको b की तरफ आना है। तो a ऐसे उंगलियों को बंद करेंगे तो आपका जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन देगा आपके a क्रॉस b का। तो इस केस में ये अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा आपका, तो n कैप आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उल्टा करेंगे, आप अगर b क्रॉस a कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले अपनी उंगलियों को b वेक्टर के डायरेक्शन में रखिए, दाहिने हाथ की, बाएं हाथ नहीं। तो जब आप दाहिने हाथ की उंगलियों को b वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे और फिर इसी छोटे एंगल से उसको a की तरफ बंद करेंगे अपनी मुट्ठी को, तो जो आपका अंगूठा होगा इस बार वो नीचे की तरफ होगा, है ना। तो जो a क्रॉस b का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो b क्रॉस a का डायरेक्शन होता है वो होता है नीचे की तरफ। इसको आप किसी स्क्रू के भी हेल्प से समझ सकते हैं कि होता क्या है। आप अगर स्क्रू को इस डायरेक्शन में टाइट करते हैं तो स्क्रू क्या आता है, बाहर की तरफ आता है, लेकिन जब आप स्क्रू को इस डायरेक्शन में जो है टाइट करने की कोशिश करते हैं तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये आप राइट हैंड थंब रूल याद रखिए, दिस इज द बेस्ट वेयर यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि i डॉट i की वैल्यू जो है j डॉट j की वैल्यू और k डॉट k की वैल्यू जो है 1 आती है और बाकी i डॉट j डॉट k i डॉट के बराबर 0 आ जाता है, ठीक है। वैसे ही यहां पे भी हम देखेंगे कि अगर सेल्फ क्रॉस है तो 0 आएगा। मतलब कि देखो कुछ नहीं है यार, वहां पे क्या था, डॉट प्रोडक्ट में आपका cos थीटा का टर्म आता था। तो अगर cos 0 होता है तो अगर थीटा 0 होता है तो cos 0 1 हो जाता है, लेकिन क्या sin 0 बराबर क्या होता है, 0 रह जाता है। तो सेल्फ क्रॉस मतलब कि आई कैप भी दे रहा है और आई कैप का आई कैप से ही क्रॉस ले रहे हैं, तो एंगल तो 0 बना। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा का टर्म आता है तो इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब ऑर्थोगोनल क्रॉसेस होते हैं, मतलब कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, आई जे और के, ठीक है, ऐसे ये आई है। तो जब आई से जे पे जाएंगे, है ना, तो आंसर क्या आएगा, के आएगा प्लस का, ठीक है। के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस जे, ठीक है, और जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आएगा प्लस आई, ठीक है।
तो बेसिकली क्या है कि अगर आप ऐसे घूमते रहेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज होता रहेगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई इज जे। लेकिन एक बार आपने साइकिल उल्टी कर दी, मतलब कि अगर आपने एक बार आई डॉट के किया तो आंसर माइनस जे आएगा, आपने के क्रॉस जे किया तो आंसर माइनस आई आएगा, और आपने जे क्रॉस आई किया तो आंसर माइनस के आएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बात यह है कि अगर आप इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो प्लस में, और अगर आप उल्टा चलेंगे यानी कि इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो माइनस में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली एक स्केलर टर्म देगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर टर्म देगा, जहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें कॉस थीटा का टर्म आता है, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा बराबर यहाँ पे 0 हो जाता है और कॉस थीटा 1 होता है, तो जो आंसर आता है वो दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैक्सिमम आती है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का टर्म यूज होता है, और ये तब मैक्सिमम होता है जब परपेंडिकुलर रहते हैं, अगर दोनों पैरेलल है तो ये 0 हो जाता है। फिर जो टेस्ट आपको ज्योमेट्रिक टेस्ट करना है वो क्या करना है, परपेंडिकुलरिटी का टेस्ट क्या होता है कि अगर 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, ए डॉट बी अगर 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर 0 है तो वेक्टर पैरेलल है, यानी कि ए क्रॉस बी अगर 0 है तो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ये कैसे करेंगे, तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल देखिए, दो वेक्टर दिया है, ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1 इज नथिंग बट b1i b2j प्लस b3k है। ठीक है, तो आपने मैट्रिक्स में तो पढ़ा होगा, मैट्रिक्स का जो किसी भी जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर, तो आपको सबसे पहले आई जे और के लिख लेना है। ठीक है, ये पहला रो हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे, a1 यानी पहला वेक्टर। अगर आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो पहले ए लिखेंगे, लेकिन अगर बी क्रॉस ए करना है तो पहला जो यहाँ पे है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंस हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है कि हम हमेशा से कैलकुलेट करते आते रहते हैं, तो वही हमारे दिमाग में बैठा रहता है, और फिर कभी बी क्रॉस ए आता है तो हम ए क्रॉस बी ही करके चले जाते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे बी क्रॉस ए। ठीक है, तो वो हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बी के कंपोनेंट लिखेंगे, दैट इज b1 b2 b3, फिर a1 a2 a3। अब सबसे पहले आप लिखिए आई कैप, ठीक है, और एक ब्रैकेट बनाइए, फिर आई वाले टर्म को हाइड कर लीजिए, बचा क्या, b2 a3 माइनस b3 a2। ठीक है, जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो जो पहला टर्म आता है वो पॉजिटिव आता है, फिर ये नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है ना। ये कैसे होता है, ये होता है -1 टू द पावर m प्लस n, है ना, अगर i प्लस j। ठीक है, तो ये सिंस पहला रो पहला कॉलम हम लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे वापस से 1 + 3 लिखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो हमने i का x का कंपोनेंट लिख लिया, यानी हमने i लिख लिया, प्लस फिर आप j लिखिए, j के लिए आप इसको छुपाइए, बचा b1 a3 माइनस a1 b3, सॉरी ये नेगेटिव होगा यहाँ पे, यही सब गलतियां होती हैं जो छोटी छोटी हो जाती हैं, प्लस k कैप, k के लिए इसको हाइड करेंगे, तो आ जाएगा b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, फिर आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो आप i j k के टर्म में आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, है ना। और अगर कभी ऐसे दिया रहे कि a1 वेक्टर का 7 है मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का 3 है मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आप कर देंगे 7 × 3 sin थीटा, है ना, ये आ जाएगा a क्रॉस b। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जब i के लिए आप पहले लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, i के लिए लिखेंगे तो ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे, दिस माइनस दिस। सिमिलरली जब j के लिए लिखेंगे तो ये इसको डिलीट कर दीजिएगा और दिस माइनस दिस। फिर जब k के लिए फाइनल लिखेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और दिस माइनस दिस। जो पहला आता है उसमें वो पॉजिटिव के साथ लिखा जाता है, जो दूसरा है वो नेगेटिव के साथ, और जो तीसरा है वो पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मतलब क्या है, उसका सिर्फ इतना मतलब होता है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि वो प्रोजेक्शन लेते हैं एक का दूसरे पे, क्रॉस प्रोडक्ट का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है ये अपने में कितना एरिया समेटे हुए हैं, तो ए क्रॉस बी हमको वही एरिया बताता है, और जो एन कैप है वो उस एरिया की डायरेक्शन बताता है जो कि उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर है ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं और उसको आधा कर दें तो ये जो एक ट्रायंगल बनेगा उसका हमको
एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि आपको किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना होता है। कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एन कैप का ही अंतर होगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड, अगर आपको कभी भी एरिया लिखने को आए, ठीक है, कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो आप बताइए कि कितना एरिया कवर करेगा, यानी ए क्रॉस बी। अगर उसने आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है तब तो आप नॉर्मल वो जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो लिख के आ जाएंगे, लेकिन अगर उसने पूछा है कि कितना एरिया कवर करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड जरूर से निकालिए, नहीं तो वो 1-2 नंबर आपके फिर कट जाते हैं। फिर तीसरा ये है कि याद रखिए ये चीज कि हम जब ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे थे तो जो आई का कंपोनेंट आता है वो प्लस के साथ आता है, जे वाला माइनस के साथ आता है। यहाँ पे बहुत गड़बड़ी होती है, हम जे को माइनस के साथ नहीं लिखते हैं और फिर पूरा हमारा जो नया वेक्टर आता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत फेमस क्वेश्चन। वो आपको एक वेक्टर दे देगा ए, एक वेक्टर दे देगा बी, फिर पूछेगा एक ऐसा वेक्टर बताओ सी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो किसके, ए बी के नहीं, क्योंकि ए बी का तो पता है आपको, वो कर लेगा कि आप ए क्रॉस बी कर लोगे आ जाएगा। वो कह देगा कि ए प्लस बी के और ए माइनस सी के परपेंडिकुलर हो, तो उसको लगता है कि हम गधे हैं और हम ये नहीं सोच पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक बार आप ब्लैंक शीट पे आइए, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। उसने आपको एक वेक्टर दिया ए, उसने आपको एक वेक्टर दिया बी, ठीक है। अब उसने पूछा कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो और ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हमको इतना तो पता है कि अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो वो वेक्टर इसी प्लेन में रहेगा, है ना। सपोज कर लेते हैं एक बार के लिए कि इसको यहां रखेंगे तो ए प्लस बी इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और अगर मैं ए माइनस बी करूं, यानी बी को फ्लिप करके यहां रखूंगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो प्लेन तो एक ही है, प्लेन तो चेंज नहीं होगा। तो जो सी वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी होगा ना, क्योंकि ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ए माइनस बी वेक्टर हो गया। तो जो एक सी वेक्टर आएगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और वो होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि वे ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। तो उसने क्या पूछा, उसने यूनिट वेक्टर पूछा, उसने सी वेक्टर नहीं पूछा। उसने दिमाग लगाया कि सिर्फ एक यूनिट वेक्टर बताना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर। तो आपने यहां पे क्या किया, ये मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके आपने एक सी वेक्टर निकाला है। अब आप क्या करेंगे, इसी को सी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका सी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर दोनों का क्रॉस ले लेंगे और फिर फाइनली जो सी का मैग्नीट्यूड आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो सी कैप है वो पता चल जाएगा। एंड फाइनली वही कभी कभी आपके ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स देके वो कह देता है कि इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओरिजिन से P1, P2 और P3 लिखेंगे। फिर हम P1 और P2 लिखना जानते हैं, दिस माइनस दिस, ये वेक्टर लिखना जानते हैं दिस माइनस दिस, ये वाला वेक्टर लिखना जानते हैं दिस माइनस दिस, ठीक है। तो हमको ये 3 वेक्टर पता चल गए हैं। तो अब हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले होता क्या है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर लिखेंगे और ए सी वेक्टर लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें 2 ही साइड चाहिए। और हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पता कर लेंगे ए बी और ए सी का, और फिर उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो फिर अपना क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी के साथ वेक्टर चैप्टर जो है उसका जो बेसिक है, जितना आपको ज़रूरत है उतना हमने कवर कर दिया है। अगर आपको लगे कि हमने कुछ छोड़ दिया है या कुछ आपको नहीं समझ में आया या आपको कुछ और भी पढ़ना है तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम उसके लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे या फिर कुछ सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये सारी पीपीटीज जो है हम वहाँ शेयर कर देते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है स्ट्रैटेजी का, उसको भी फॉलो कर लीजिए। कुछ भी नया लॉन्च होगा या कुछ भी होगा तो वहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।